डीप डाइव में स्वागत है। आज का हमारा मिशन बड़ा क्लियर है। यूपीएससी सीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का एनालिसिस करना। बिल्कुल। और हमारा फोकस यही रहेगा कि इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए प्रॉपर्ली डिकोड करें। सही बात है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि कैसे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे घर की रसोई तक असर डाल रही है। हाँ। और क्लाइमेट चेंज की ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या है। हाँ, और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो सोशल मीडिया बैन्स हैं उनके लीगल चैलेंजेस क्या हैं, साथ ही हम इंटरनेशनल रिलेशंस और आर्किटेक्चर पर भी थोड़ी बात करेंगे। रेंज काफी बड़ी है आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस एनालिटिकल सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इन सोर्सेज में हमारे सिलेबस के लिए कौन से आहा मोमेंट्स छुपे हैं। राइट। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल स्टडीज पेपर 2 यानी सोशल जस्टिस और पेपर 3 इकोनॉमी के क्रॉस सेक्शन पर। एक आर्टिकल आया है जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस करता है। यस, और इस आर्टिकल की थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया ने मोस्टली फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हैं, जैसे 1997 का एशियन कंटेजन या फिर 2008 का अमेरिकन सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस। एग्जैक्टली। वो सब मोस्टली स्क्रीन्स पर फ्लैश होते नंबर्स थे, लेकिन इस डिकेड में हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। हम अब रियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। रियल क्राइसिस मतलब फिजिकल डिसरप्शंस, जैसे कोविड पैंडेमिक हो गया या रशिया यूक्रेन वॉर, और अब ये यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। इनका फिजिकल वर्ल्ड पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। ओह आई सी। अगर मैं इसको एक एनालॉजी से समझाऊं, मान लीजिए इकोनॉमी एक ह्यूमन बॉडी है, तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस एक ब्लड प्रेशर इशू की तरह होता है, राइट? सिस्टेमिक है पर इनविजिबल है। सही पकड़ा आपने। लेकिन ये जो रियल क्राइसिस है ये फिजिकल ट्रॉमा की तरह है, जैसे किसी आर्टरी का फिजिकली ब्लॉक हो जाना। और ये ब्लॉकेज अभी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साफ दिख रहा है। मैं सोच रही थी इसका इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा। बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अगर हम प्रीलिम्स के डेटा फैक्ट्स की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का लगभग 1/5 पेट्रोलियम, लिक्विड कंजम्पशन और एलएनजी ट्रेड हैंडल करता है। वेट, 1/5? हाँ, और इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि हमारा 90% एलपीजी इंपोर्ट वहीं से आता है। ओह वाओ, 90%! तो इसका मतलब जब वहां टेंशन्स बढ़ती हैं तो सप्लाई चेन कट होती है। बिल्कुल। और मेंस की क्रिटिकल एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसका मैक्रो इम्पैक्ट काफ़ी सिवियर है। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से रुपी वीक होता है और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर भारी प्रेशर आता है। राइट। और फिर सेंटर और स्टेट्स की जो फिस्कल कंसोलिडेशन प्रोसेस चल रही थी वो भी तो डिसरप्ट होगी ना, क्योंकि 2020-21 में डेट टू जीडीपी रेशियो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर था। एग्जैक्टली। गवर्नमेंट उस उधारी को कम करने की कोशिश कर रही थी, पर अब सब्सिडीज का बोझ बढ़ेगा। लेकिन इसका एक माइक्रो या सोशल इम्पैक्ट भी है जो एडिटोरियल बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। हाँ, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, राइट, जो 2016 में लॉन्च हुई थी। सही कहा। एडिटोरियल बताता है कि बायोमास फ्यूल का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को होता है, और एक्सेस टू क्लीन एलपीजी सिर्फ क्लास का इशू नहीं है, ये कास्ट और जेंडर पर भी डिपेंडेंट है। सही बात है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अपर कास्ट होम्स में एलपीजी का यूज एससी या एसटी फैमिलीज के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल। ये डेटा इस बात को प्रूफ करता है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लॉजिस्टिक्स और कॉस्ट दोनों की वजह से सफर करती हैं, और इसमें विमेन एम्पावरमेंट का एंगल सबसे क्रिटिकल है। राइट, क्योंकि एलपीजी से बचा हुआ टाइम औरतों को अनपेड हाउसहोल्ड वर्क से आज़ादी देता है। उन्हें इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज और पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए वक्त मिलता है। तो इसका क्रक्स यही है कि ग्लोबल रियल क्राइसिस सीधे तौर पर इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, खासकर महिलाओं के वेलफेयर को हिट करते हैं। ये इंटरकनेक्टेडनेस बहुत डीप है। मेक सेंस। और जिस तरह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स रियल वर्ल्ड डिसरप्शंस ला रहे हैं, उसी तरह एनवायरमेंटल स्फीयर में भी एक बड़ा रियल वर्ल्ड क्राइसिस चल रहा है, जहां पॉलिसी और साइंस के बीच का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ, और ये हमें जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक पर ले आता है, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज और कंजर्वेशन। एक नई स्टडी आई है ना, स्टीफन रामस्टॉर्फ और ग्रांट फॉस्टर की। वो क्लेम कर रही है कि 2014 के बाद से ग्लोबल वार्मिंग की पेस डबल हो गई है। सही बात है। और उन्होंने ये प्रूफ किया है एल नीनो और वॉल्केनिक इरप्शंस जैसे नेचुरल फ्लक्चुएशंस के इन्फ्लुएंस को आइसोलेट करके। यानी ये प्योरली ह्यूमन इंड्यूस्ड वार्मिंग का एक्सेलरेशन है। लेकिन वेट, यहाँ मुझे एक पुशबैक देना है।
हर ग्लोबल समिट में हम नेट जीरो टारगेट्स की बात सुनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नेट जीरो सिर्फ एक क्रिएटिव बुक कीपिंग या ग्रीन वॉशिंग है? आपका डाउट बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि अगर मल्टीपल एंटिटीज सेम एमिशन कट्स क्लेम कर रही हैं अपनी बैलेंस शीट्स में, तो एक्चुअल रिडक्शन तो कहीं हो ही नहीं रहा है ना। यही तो प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट्स और नेशनल पॉलिसी मेकर्स के मेथोडोलॉजीज में जमीन आसमान का फर्क है। पॉलिसी मेकर्स का नेट जीरो कैलकुलेशन मेथड इतना लूज है कि प्रोग्रेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड लगती है। प्रीलिम्स के लिए हम याद रखते हैं कि पेरिस पैक्ट का टारगेट टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है, पर क्या वो अब पॉसिबल है? रियलिटी ये है कि वो 2030 तक कंप्लीटली आउट ऑफ रीच हो सकता है। और आईपीसीसी के रिपोर्ट्स के हिसाब से सी लेवल राइज के प्रोजेक्शंस एक्चुअल रियलिटी से कम भी हो सकते हैं। ओह, तो इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स क्या होने वाले हैं, खासकर आम आबादी के लिए? देखिए, दुनिया की 1/3 आबादी, जिसमें इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, अब ऐसी जगहों पर रहती है जहां एक्सट्रीम हीट ह्यूमन एक्टिविटी को सिवियरली लिमिट करती है। मतलब हम सिर्फ एल्डरली या वल्नरेबल लोगों की बात नहीं कर रहे। इस एक्सट्रीम हीट का असर यंग और हेल्दी वर्किंग प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी गिरेगी। इसलिए एडिटोरियल का वे फॉरवर्ड ये है कि हमें सिर्फ डिप्लोमैट्स पर रिलाय नहीं करना चाहिए। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स के पास जो रेजिलियंस बढ़ाने के ब्लूप्रिंट्स हैं, उनका ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। राइट। तो मोटा मोटी क्रक्स यानी कि क्लाइमेट साइंस तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्लाइमेट डिप्लोमेसी लैग कर रही है। इस साइंस पॉलिसी गैप को ब्रिज किए बिना एडेप्टेशन नामुमकिन और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एकदम सही एनालिसिस। अब देखिए, दुनिया में जब भी कोई बड़ा क्राइसिस आता है, चाहे वो क्लाइमेट का हो या जियोपॉलिटिक्स का, वो अपने साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन। हमने अभी वेस्ट एशिया के डिस्ट्रप्शंस की बात की थी, तो चलिए देखते हैं इसमें इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी छिपी है। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 के हिस्से में आएगा। हाँ, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स। एक आर्टिकल ये आर्ग्यू करता है कि गल्फ रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे इजराइल ईरान टेंशंस वहां की सेफ हेवन इमेज को डेंट कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में इंडिया एक मैसिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। पर मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी पूछे। क्या एक वॉर जोन की इंस्टेबिलिटी से फायदा उठाना इंडियाज ट्रेडिशनल अल्ट्रुइज्म और मॉरल कंपस के खिलाफ नहीं है, या क्या हमें प्रैग्मेटिक होकर इसे प्योरली एक इकोनॉमिक लेंस से ही देखना चाहिए? ये क्लासिक एथिकल डायलेमा है, पर फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मेटिज्म बहुत जरूरी होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए, दुबई ने 1980s के ईरान इराक वॉर या 1991 के कुवैत वॉर के दौरान बहुत मैसिव ग्रोथ देखी थी। ओह राइट, उन्होंने अपने सेफ पोर्ट्स जैसे बंदर अब्बास के थ्रू री एक्सपोर्ट्स बढ़ाए थे ना? एग्जैक्टली। तो अब जब उनका माइस सेक्टर यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है, तो इंडिया स्टेप इन कर सकता है। माइस सेक्टर के ग्लोबल वेन्यूज जैसे अबू धाबी का ADNEC या दुबई के एक्सपो सिटी, तो क्या लोग वहां इवेंट्स कैंसिल कर रहे हैं? वॉर रिस्क की वजह से हेजिटेंसी तो है ही, और यहाँ इंडिया को डूम्सडे सिनारियोज जैसे इवैक्यूएशन या हाई ऑयल प्राइसेस से आगे देखना चाहिए। जो ग्लोबल इवेंट्स गल्फ में कैंसिल हो सकते हैं, हम उन्हें अपने नए वर्ल्ड क्लास वेन्यूज पे शिफ्ट करवा सकते हैं। जैसे दिल्ली में यशोभूमि और भारत मंडपम, या मुंबई का जियो वर्ल्ड सेंटर, मैंगलोर का इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर भी तो है। सही कहा। और इसमें ITPO यानी इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जावेद अशरफ का एक बड़ा रोल होगा। उन्हें सिंगापुर जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाने होंगे ताकि एक क्रेडिबल प्लान बन सके। राइट, ताकि इस अंडर यूटिलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया जा सके। ये तो होम एंटरप्रेन्योर्स से लेकर कॉर्पोरेट लीडर्स तक सबको बेनिफिट करेगा। बिल्कुल। इसका क्रक्स यही है कि प्रैग्मेटिक फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी की डिमांड है कि इंडिया इन ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस का रोना रोने के बजाय अपने न्यूली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करके माइस इंडस्ट्री में ग्लोबल लीडर बने। तो एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट इंटरनेशनल पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम डोमेस्टिक गवर्नेंस को देखें तो हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। ये आप GS पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस पर आ गई हैं। हाँ, स्पेसिफिकली कर्नाटका और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट्स का जो नया मूव है वो बच्चों के लिए बिलो 16 और 13 इयर्स रिस्पेक्टिवली सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने के मेजर्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और आर्टिकल इस पॉलिसी के बहुत सिवियर लिमिटेशंस को पॉइंट आउट करता है। मुझे तो ये बैन वैसा ही लगता है जैसे
एक्सीडेंट्स रोकने के लिए बच्चों पर गाड़ियां देखने तक का बैन लगा देना, बजाय इसके कि हम रोड सेफर बनाएं और उन्हें ट्रैफिक रूल्स सिखाएं। क्या एक ब्लैंकेट बैन कोई रियल सोल्यूशन हो सकता है? आपकी एनालॉजी एकदम स्पॉट ऑन है। अगर हम लीगली देखें तो इंटरनेट और कम्युनिकेशंस गवर्नेंस बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। राइट, तो स्टेट्स के पास ऐसी लेजिस्लेशन लाने की क्लियर लीगल बैकिंग है ही नहीं। फेडरल स्ट्रक्चर में एक डायरेक्ट क्लैश है। हाँ, और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं। इंडिया का नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो अभी एनफोर्स होना बाकी है, वो बच्चों के एक्सेस के लिए पेरेंटल कंसेंट मैंडेट करता है। स्टेट वाइज अलग अलग एज थ्रेशोल्ड्स इंपोज करना इन्फोर्सेबिलिटी को नियरली इम्पॉसिबल बना देगा। और इन्फोर्स करने के चक्कर में ऑनलाइन एज वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जिससे मैसिव प्राइवेसी कंसर्न्स रेज होते हैं। इंडिया में तो शेयर्ड डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट है ना, एक ही फोन पूरी फैमिली यूज करती है, उसको मॉनिटर करना तो बहुत मुश्किल है। सही बात है, और इसका एक बहुत डीपली कंसर्निंग सोशल इम्पैक्ट भी है। ऐसे बैन से LGBTQIA+ और मार्जिनलाइज्ड बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्सप्रेशन बिल्कुल लिमिट हो जाएगा। सही कहा, क्योंकि कभी-कभी ऑनलाइन कम्युनिटीज ही उनका एकमात्र सेफ स्पेस होती हैं। पेरेंटल कॉशन के नाम पर बच्चों की इंडिविजुअल कैपेसिटी और एजेंसी को हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। वे फॉरवर्ड ये है कि प्रॉब्लम एक्सेस में नहीं है, प्रॉब्लम इन टेक प्लेटफॉर्म्स के इनहेरेंट डिजाइन चॉइसेस में है, जो सेफ्टी हार्म्स बढ़ाते हैं। राइट, एल्गोरिथम्स जो आउटरीच को पुश करते हैं। हाँ, तो पॉलिसी को बैन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन को डिजिटल स्पेस नेविगेट करने के लिए एम्पावर करने पर फोकस करना चाहिए। तो क्रक्स ये हुआ कि स्टेट लेवल सोशल मीडिया बैन्स लीगली और प्रैक्टिकली फ्लॉड है। गवर्नेंस का फोकस रिस्ट्रिक्शन पर नहीं, बल्कि सेफ डिजिटल इकोसिस्टम्स और डेटा प्रोटेक्शन बिल्ड करने पर होना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, चाहे डिजिटल स्पेसेस को रेगुलेट करना हो या माइस इंडस्ट्री के लिए यशोभूमि जैसे फिजिकल स्पेसेस को डिजाइन करना हो, स्पेस का हमारी लाइफ पर गहरा असर होता है। क्या स्मूथ ट्रांजिशन है। ये हमें अपने आखिरी सेगमेंट पर ले आता है, GS पेपर 1, आर्ट एंड कल्चर, सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर। राइट। हम यहाँ बात कर रहे हैं चिलियन आर्किटेक्ट स्मिल्जन राडिच की, जिन्हें 2025 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है, जो कि आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है ना। प्रीलिम्स के लिए ये फैक्ट याद रखना जरूरी है। बिल्कुल कोवेटेड अवार्ड है, और राडिच का जो काम है वो कन्वेंशनल आर्किटेक्चर को पूरी तरह से चैलेंज करता है। मैं इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के बारे में सोच रही थी। अक्सर हम बिल्डिंग्स को सिर्फ ईंट और पत्थर ब्रिक एंड मॉर्टर मानते हैं, लेकिन क्या पोस्ट पिनोचिस चिले जैसे पॉलिटिकली वॉलेटाइल एनवायरनमेंट ने रेडिच को सिखाया कि स्ट्रक्चर को कैसे अपने सराउंडिंग और हिस्ट्री के साथ डायलॉग करना चाहिए? ये उनकी डिजाइन फिलॉसफी का कोर है। उनका आर्किटेक्चर फ्यूचरिस्टिक मॉडर्निज्म और कॉन्टेक्स्ट का एक बड़ा यूनिक डायलॉग है। उनकी बिल्डिंग सिटी को अंदर आने देती हैं। जैसे उनका वो फेमस प्रोजेक्ट बायो थिएटर, जिसमें उन्होंने फाइबर ग्लास का यूज किया है। हाँ, उसकी ट्रांसलूसेंस के थ्रू बिल्डिंग का स्केलेटन बाहर से दिखाता है। वो एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है। उसके अलावा VI के वाइनरी जो मिलाहू में है और अलेक्जेंडर मैक्वीन का लंदन स्टेज, ये सब उनके मास्टरवर्क्स हैं। वो शायद वेदरिंग ऑफ मटेरियल्स को और ऑब्जेक्ट्स की प्रिटी अगलीनेस को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? जैसे टाइम और नेचर की फ्रेजिलिटी को दिखाना। एग्जैक्टली। और इसमें इंडिया के अर्बन प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। आर्किटेक्चर को सिर्फ ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। सही बात है। इससे अपने कॉन्टेक्स्ट में, यानी रूटेड इन प्लेस होना चाहिए और रेडिकली इन्वेंटिव आइडियाज के साथ ब्लेंड करना चाहिए। तो इस आर्टिकल का क्रक्स यही निकलता है कि स्मिल्जन राडिच का काम सिखाता है कि बेस्ट आर्किटेक्चर वो है जो अपने एनवायरमेंटल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ ऑर्गेनिकली ब्लेंड हो जाए। वाओ! तो ये थी आज के एडिटोरियल्स की एक इन डेप्थ एनालिसिस। मैक्रो जियोपॉलिटिक्स से लेकर घर के LPG सिलेंडर तक और क्लाइमेट टारगेट से लेकर सोशल मीडिया बैन्स तक, हर पॉलिसी का एक इंटरकनेक्ट होता है। बिल्कुल। और एक UPSC एस्पिरेंट के तौर पर सबसे जरूरी चीज यही डॉट कनेक्टिंग है। अगर आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं तो आप मीन्स में किसी भी कॉम्प्लेक्स बाउंसर को टैकल कर लेंगे। सही कहा। जाने से पहले एक थॉट पर गौर कीजिएगा। आज हमने जियोपॉलिटिक्स को डोमेस्टिक वेलफेयर से और क्लाइमेट साइंस को पॉलिसी से कनेक्ट किया। लेकिन सोचिए, जब AI और ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजीज आगे आएंगी जो बिल्कुल बॉर्डरलेस हैं, तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी फेडरल पॉलिसी फ्रेमवर्क इस तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया को संभाल पाएगा? जैसे हमने वो सेंटर और स्टेट लिस्ट का डिबेट सोशल मीडिया बैन में देखा, ये फ्रिक्शन आगे जाकर और बढ़ने वाला है। डेफिनेटली। ये सोचिएगा जरूर।
हैप्पी स्टडिंग और आपसे मिलते हैं अगले डीप डाइव में।